चैप्टर 2200 सेंस मम्बलिंग। ब्रायन वाकई बहुत तेज था, लेकिन जितना वो उसके पास आता गया उतना ही आसान हो गया कि वो उसके मूवमेंट्स पकड़ सके। क्योंकि चाहे शरीर कितना भी तेज क्यों न हो, क्या वो आंखों से तेज हो सकता है? जिस पल उसने अपनी आंखों से ब्रायन को देखा, उसका दिमाग एक्टिवेट हो गया और उसने सीधा ब्रायन को उछाल दिया। और ये सब ब्रायन की ही ताकत से हुआ। बिंग लिहुया की एबिलिटी दरअसल अटैक करने में अच्छी नहीं थी, वो डिफेंस की एक्सपर्ट थी। अपनी एबिलिटी से वो एक एरिया को डिफेंड कर सकती थी और एक साथ 5 सेम लेवल एलियंस के कंटिन्यूअस अटैक्स भी झेल सकती थी। यही वजह थी कि उसे मिलिट्री हेडक्वार्टर्स की रक्षा करनी थी। तो इस वक्त बिंग लिहुया चाह रही थी कि ब्रायन का अटैक और भी पागलपन भरा हो, क्योंकि दुश्मन की ताकत को वो खुद उस पर पलट सकती थी। भौ 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 ब्रायन भौंकते हुए एमलेसली भाग रहा था। आखिरकार उसे अटैक का मौका मिल ही गया। सुपर हैवी प्रेशर। उसने सीधे एक ही बार में बिंग लिहुया पर हजारों गुना ग्रेविटी डाल दी। बिंग लिहुया पहले से तैयार थी। उसने मेंटल बैरियर बनाकर उस हमले को रोक लिया। लेकिन तभी ब्रायन की आंखें जम गई। वेटलेसनेस। बिंग लिहुया के आसपास की स्पेस पर जो ग्रेविटी डाली गई थी, वो अचानक लगभग 0 हो गई। बिंग लिहुया को बस इतना महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो गया और वो बेकाबू होकर आसमान में उड़ गई। आखिरकार उसकी आंखों में हल्की हलचल आई और उसने दुश्मन का मकसद समझ लिया। ब्रायन चाहता था कि लगातार बदलते ग्रेविटी केओस से बिंग लिहुया अपने शरीर की स्टेबिलिटी खो दे और उसकी कमजोरी सामने आ जाए। और इस बार ब्रायन सफल हो गया। बिंग लिहुया का शरीर लगभग बैलेंस खो बैठा और करीब 30 डिग्री पीछे की ओर झुक गया। प्रोफेसर डा विंसी ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और उसकी पीठ पर निशाना लगाकर एक शक्तिशाली हाई एनर्जी पार्टिकल रे दाग दी। धड़ाम। वो खिलौने जैसी दिखने वाली बंदूक इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उससे बेहद डिस्ट्रक्टिव मोटी बीम्स निकली। बिंग लिहुया ने दांत भींचे, जल्दी से अपना शरीर संभाला और सिर घुमाकर प्रोफेसर डा विंसी और उस रे अटैक की ओर देखा। रे आधी दूरी भी तय नहीं कर पाई थी कि इंटैक्ट ही वापस पलट गई। खुशकिस्मती से ब्रायन इस बार तैयार था और चोटिल नहीं हुआ, बल्कि वो चारों पैरों से हवा में तेजी से भागते हुए हमले से बच निकला। प्रोफेसर डा विंसी का दिमाग तेजी से चल रहा था। अभी रे जितनी दूरी तक पहुंची थी, उसी से वो अपोनेंट की रिएक्शन स्पीड का अंदाजा लगा सकता था। दूसरे शब्दों में, अगर हम उसकी कैलकुलेशन रेंज से बाहर का अटैक बना दें, तो उसका वेक्टर रिवर्सल नामुमकिन होगा। ब्रायन, चलते रहो, उसे सोचने का मौका मत दो, उसका दिमाग गर्म रखो। भौ भौ भौ। ब्रायन और क्या कहता? उसका मन कर रहा था कि उस बूढ़े मालिक को और उस फीमेल लिजर्डमैन को उठाकर धरती में गाड़ दे। वो और तेज भागने लगा और बिंग लिहुया के आसपास लगातार ग्रेविटी अटैक्स करने लगा। सीधा डैमेज देना मुश्किल था, लेकिन बिंग लिहुया को बड़ी परेशानी हो रही थी। प्रोफेसर डा विंसी लगातार उसकी रिएक्शंस ऑब्जर्व कर रहा था। उसका दिमाग तेजी से बेहद कॉम्प्लेक्स गणितीय कैलकुलेशंस हल कर रहा था। असल में बिंग लिहुया भी अब परेशान हो रही थी। उसे बार बार एरो रिवर्सल के पैरामीटर्स एडजस्ट करने पड़ रहे थे, क्योंकि ब्रायन जो उस पर थोप रहा था, वो फील्ड प्रॉपर्टीज की ग्रेविटी में बदलाव था। जरा भी गलती हो जाए तो पैरामीटर्स गड़बड़ा सकते थे। तब ब्रायन की सुपर वेटलेसनेस उसी की वजह से सुपर वेट बन सकती थी और उस पर ही भारी पड़ सकती थी। अब उसकी इंफॉर्मेशन पूरी तरह कलेक्ट हो चुकी थी और उसे खुद भी ये अच्छी तरह पता था। इसलिए वो घबराने लगी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सामने इस कुत्ते की पीठ पर बैठा ये खूंखार सा बूढ़ा आदमी कौन है, उसकी असली कैपेबिलिटीज क्या है। अननोन चीजें हमेशा सबसे बड़ा डर देती है। बिंग लिहुया को कुछ ध्यान प्रोफेसर डा विंसी को ऑब्जर्व करने पर लगाना पड़ा, लेकिन शुरू से अब तक प्रोफेसर डा विंसी ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। बस कुछ बार गोली चलाई और कुछ खास नहीं।
और जितने टैलेंटेड लोग होते हैं उतने ही डरावने भी। अगर वो कोई एक्शन न ले तो ठीक, लेकिन एक बार मूव किया तो घातक भी हो सकता है। धड़ाम, बिंग लिहुया झुंझलाकर गरजी और अपने मम्बलिंग की वायलेंट स्टॉर्म उस आदमी और कुत्ते की ओर भेज दी। लेकिन ब्रायन वाकई निर्दयी था। उसने सारी चोट खुद झेली, डा विंसी को कुछ नहीं होने दिया। असल में उसे पता था कि भले ही लियोनार्डो डा विंसी ने हाईटेक ट्रांसपेरेंट बैटल सूट पहना हो, लेकिन एक बिशप लेवल माइंड मास्टर के सामने इंस्टेंट किल का खतरा हमेशा रहेगा। दोनों अक्सर एक दूसरे का मजाक उड़ाते, गालियां देते, लेकिन उनके बीच का रिश्ता सबसे मजबूत था। डा विंसी ब्रायन की चोट को अनदेखा कर रहा था। सोचते सोचते उसने अपनी जेब से स्मार्ट डिवाइस निकाला और गणित की प्रॉब्लम्स हल करने लगा। पहले ये, फिर ये और आखिर में ये। हां, अब लगभग सारे डेटा हमारे पास है। वो लगातार सिर हिलाता रहा। ब्रायन चिल्लाया, अरे क्या तुम सच में काबिल हो? मैं कब से पिट रहा हूं। क्या हमें पीछे हटना चाहिए? उसकी एबिलिटीज बहुत ताकतवर हैं। मैं उन्हें तोड़ नहीं पा रहा। जरा रुको, मैं पैरामीटर्स एडजस्ट करता हूं। डा विंसी ने बेतकल्लुफी से कहा, जरा भी परवाह किए बिना कि मेंटल स्टॉर्म लगातार उस पर हमला कर रही थी। उसने पिस्तौल का केसिंग खोल दिया। हां, बाहर से वो फैंसी बच्चों का टॉय लगता था, लेकिन आउटर शेल खोलते ही अंदर एक छोटा कंप्यूटर छिपा हुआ था। प्रोफेसर डा विंसी की आंखें गंभीर हो गई और उसने कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स डालने शुरू कर दिए। बिंग लिहुया का हमला जारी रहा। वो प्रोफेसर डा विंसी और ब्रायन को जल्द से जल्द मारना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी ताकत और बढ़ा दी। उसके दिल में बेचैनी की हल्की सी लहर और तेज होती जा रही थी। ये तो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है, फिर दुश्मन इंपीरियल पैलेस जो 50 किलोमीटर दूर है में क्यों नहीं दिखे? शायद ये दुश्मन सिर्फ सामने का आदमी और कुत्ता नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन अब पैलेस के आसपास पहुंच चुके हैं। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गई और मेंटल स्टॉर्म्स की लहरें चारों ओर फैल गई। ब्रायन की ताकत उस तक मुश्किल से पहुंच पा रही थी और उसकी मजबूत डिफेंस सबको निराश कर रही थी। दोनों तरफ की भिड़ंत में ब्रायन धीरे धीरे थकता जा रहा था। भले ही उसकी डिफेंस मजबूत थी, बार बार लगातार हुए हमलों से उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। ओ भगवान के लिए, क्या तुम ठीक हो? ब्रायन दर्द से चिल्लाया और हवा में बड़ी मुश्किल से बिंग लिहुया के हमलों से बचा। ठीक है, प्रोफेसर डा विंसी ने ब्रायन को बहुत संक्षिप्त जवाब दिया। उसने दोनों हाथों से खिलौने जैसी पिस्तौल उठाई। उसका चेहरा गंभीर था, जैसे कोई स्नाइपर जरूरी मिशन पर हो। अब से मुझे संभालने दो। चैप्टर 2238, इनसफिशिएंट कंप्यूटिंग पावर। ब्रायन बस यही प्रार्थना कर सकता था कि प्रोफेसर डा विंसी जो कह रहे थे वो सच हो। प्रोफेसर डा विंसी ने ब्रायन से कहा कि वो थोड़ा धीमा हो जाए। फिर उसने अपनी पिस्तौल उठाई और दूर खड़ी बिंग लिहुया की ओर तान दी। बिंग लिहुया ने उस बूढ़े आदमी को अनदेखा नहीं किया, लेकिन जब उसने देखा कि उसके हाथ में बस एक छोटी सी पिस्तौल है, तो वो हैरान रह गई कि वो करना क्या चाहता है। क्योंकि अगर ये सिर्फ फिजिकल या एनर्जी अटैक है, तो उसकी एबिलिटी उसे तुरंत पलट देगी। कैजुअलिटी के लॉ के अलावा कोई और ताकत उस पर असर नहीं डाल सकती थी। लियोनार्डो डा विंसी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप ट्रिगर दबा दिया। धड़ाम, एक पिच ब्लैक लाइट की बीम तुरंत बिंग लिहुया की ओर चली गई। सही मायनों में वो कलरफुल ब्लैक थी। वो काली दिख रही थी, लेकिन उसके भीतर ऐसे लग रहा था जैसे किसी जार में रेनबो जेली बीन्स छिड़क दिए गए हों, दागदार और चमकती हुई। ये ताकत पलक झपकते ही दोनों के बीच आधी दूरी पार कर गई। बिंग लिहुया ने जरा भी देर नहीं की। उसकी आंखों में सफेद रोशनी चमकी और उसके लंबे बाल हवा में विंडमिल की तरह घूमने लगे। लेकिन जैसे ही वो एरो काउंटर का इस्तेमाल कर ट्रेजेक्ट्री बदलने वाली थी ताकि हमला पलटकर खुद प्रोफेसर डा विंसी पर लौट जाए, अचानक उसकी आंखें फैल गई और उसकी पुतलियां जैसे बाहर निकलने लगी।
ये कैसे हो सकता है? पहली बार उसके दिल में डर की एक लहर उठी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वो कोई सिंपल एनर्जी रे अटैक नहीं था। वो था हजारों अलग अलग एनर्जी बॉडीज का कॉम्बिनेशन। भले ही उसका दिमाग बेहद शार्प था, लेकिन इतनी कम वक्त में इन सब के वेक्टर ट्रैजेक्टरीज कैलकुलेट करना और उन्हें बदलना उसके लिए असंभव था। जल्दी में बिंग लिहुया ने पहले एरो काउंटर की एनर्जी एक्टिवेट कर दी। फिर वो ताकत अचानक जगह पर ही फायरवर्क्स की तरह फट पड़ी। काले एनर्जी का तूफान हवा में फैल गया, चारों ओर बिखरते हुए। और फिर भी दर्जनों बीम्स सीधी बिंग लिहुया की ओर बढ़ाई। बिंग लिहुया के सिर में हल्का दर्द हुआ, लेकिन उसने तुरंत अपनी एबिलिटी फिर से इस्तेमाल की और हमलों को डिफ्लेक्ट कर दिया। ब्रायन की आंखें फैल गई। जैसा सोचा था, लाओ डेंग, ये काम करता है। प्रोफेसर डा विंसी का चेहरा उतर गया। ये बेवकूफी कहां से सीखी? मैंने हाल ही में फॉरेन लैंग्वेजेस सीखना शुरू किया है। हुएक्सू लोग अपने एल्डर्स को ऐसे ही एड्रेस करते हैं। प्रोफेसर डा विंसी ने ब्रायन के चालाक चेहरे को देखा और समझ गया कि जरूर उसने कोई बेकार मजाक किया है। लेकिन अब बहस करने का वक्त नहीं था। मेरा एक्सपेरिमेंट सफल रहा। उसने हाथ में पकड़ी कंपाउंड गन के पैरामीटर्स एडजस्ट करने शुरू कर दिए। अगर वेक्टर्स को प्रीसाइसली कंट्रोल करना है और आइडियल स्टेट हासिल करनी है, तो हर वेक्टर के पैरामीटर्स साफ साफ कैलकुलेट करने होंगे। तो मैंने कंपाउंड गन में 100 वेक्टर कैनन्स जोड़े। इससे मैं एक साथ अलग अलग प्रॉपर्टीज वाली एनर्जी बीम्स चला सकता हूं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन्स, प्लाज्मा स्ट्रीम्स और मिक्स्ड ग्रेविटेशनल वेव जेट्स। हर अटैक के वेक्टर पैरामीटर्स नैनो सेकंड में रैंडम बदलते हैं। जैसा सोचा था, उसका दिमाग इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन पकड़ ही नहीं पाया और उसके वेक्टर ऑफसेट्स अनकंट्रोलेबल हो गए। प्रोफेसर डा विंसी पिस्टल के पैरामीटर्स एडजस्ट करते हुए मन ही मन बड़बड़ाए। उसके लिए भी इतनी तेज कैलकुलेशन खुद से करना असंभव था। उसे लैब के ब्रेन इन अ टैंक पर निर्भर रहना पड़ता। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने एरो काउंटर की कमजोरी ढूंढ ली थी। एबिलिटी लगभग परफेक्ट थी, लेकिन उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान परफेक्ट नहीं था और उसके दिमाग की कैपेसिटी लिमिटेड थी। ब्रायन, हमला जारी रखो। इस बार हम एक साथ अटैक करेंगे। तुम ग्रेविटी फील्ड के रैपिड चेंजेस से उसे डिस्टर्ब करना और मैं सामने से सीधा हमला करूंगा। प्रोफेसर डा विंसी ने पिस्टल उठाई और दूर खड़ी बिंग लिहुया पर स्टाइल से एम किया। ठीक है, मैं लीड लूंगा और तुम साइड से असिस्ट करना। ब्रायन ने खुशी से हामी भरी। उसने अपने दांत निपोरे। काफी देर से पिट रहा था, अब पलटवार करने का वक्त था। बिंग लिहुया ने एक हाथ से अपना सिर दबाया और आसपास की हवाओं की चीख महसूस की। ब्रायन की हाई स्पीड मूवमेंट्स को पकड़ना उसके लिए आसान नहीं था और अब उसे सच में खतरा महसूस हुआ। सामने वाले की ताकत उसकी कल्पना से परे थी। ये ताकत सुपरनैचुरल पावर्स की नहीं, बल्कि दिमाग की ताकत थी। सावधान रहो। भले ही मैं वेक्टर को परफेक्टली कंट्रोल न कर सकूं, लेकिन एनर्जी को अपनी ओर से डिफ्लेक्ट करके अपनी सेफ्टी तो बचा सकती हूं। बिंग लिहुया ने जल्दी से स्ट्रैटेजी बनाई और तभी ब्रायन और प्रोफेसर डा विंसी के अटैक्स लगभग एक साथ आ पहुंचे। ग्रेविटी फील्ड बुरी तरह बदल रहा था और बिंग लिहुया को जरूरी था कि वो खुद को संभाले, वरना बॉडी इम्बैलेंस से उसका दिमाग स्लो हो जाएगा। वो पूरी सीरियसनेस से तैयार हुई, लेकिन इस बार हालात फिर बदल गए, क्योंकि उसने अचानक पाया कि उसके शरीर पर पड़ रही ग्रेविटी अब जमीन से नहीं आ रही थी, बल्कि उसके बॉडी के ऊपर बाईं तरफ से आ रही थी। वहां एक बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड बन गया था। ब्रायन ग्रेविटी फील्ड को कंट्रोल कर सकता था, एक एरिया के फोर्सेस को बदल सकता था। लेकिन लोग हमेशा क्यों मानते हैं कि ग्रेविटी बदलने का सोर्स धरती का सेंटर ही होना चाहिए, फील्ड क्रिएट करने वाला नहीं? ये कुत्ता वही था, तो वो नॉन जियोसेंट्रिक डायरेक्शन में भी स्पेशल फील्ड बना सकता था। सामने और बगल से आ रही
इस जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स का बिंग लिहुया पर अप्रत्याशित असर पड़ा। लगभग उसके बाल खींच लिए गए। हालांकि वो बस एक पल के लिए था। उसने जल्दी से अपना मोटा मेंटल बैरियर एक्टिवेट कर लिया और खुद को बाहरी फोर्स से आइसोलेट कर लिया। लेकिन उसी पल प्रोफेसर डा विंसी का अटैक भी आ पहुंचा। कमबख्त, तुरंत डिफेंस एक्टिवेट करना होगा। अगर मैं उसका पूरा हमला डिफ्लेक्ट कर दूं तो सब ठीक रहेगा। बिंग लिहुया ने अपने हाथ फैलाए और उसकी हथेलियों में मेंटल पावर का तूफान इकट्ठा होने लगा। लेकिन इस बार बिना वेक्टर शिफ्ट के उसने देखा कि प्रोफेसर डा विंसी का हमला बिल्कुल ही पैटर्नलेस था। एक एक कर वेक्टर कैनन से कलरफुल ब्लैक बीम्स निकली। हर बीम के भीतर अलग अलग एनर्जी लेवल्स की असंख्य एनर्जी रेस थी। वो ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने बेहद बेतरतीब तरीके से एक जाल बुन दिया हो, और वो सीधा बिंग लिहुया की ओर दागा गया। बिंग लिहुया की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई, क्योंकि उसके दिमाग में जो तस्वीर बनी वो ये थी, लाखों कंप्लीटली अलग वेक्टर वैल्यूज वाले अटैक्स। उनमें कोई पैटर्न नहीं था। भले ही बिंग लिहुया एरो काउंटर का इस्तेमाल करे, बिना प्रिसाइज कैलकुलेशन के वो एनर्जी हर दिशा में अनियमित तरीके से बिखर जाएगी, और तब उन लाखों एनर्जी बीम्स में से कुछ न कुछ जरूर उसकी ओर आ टकराएंगी। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।